हेलो एवरीवन। सो हम क्या कर रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी जेनेटिक्स। जो बाकी के सारे टॉपिक्स हैं वो तो हम कवर कर ही चुके हैं। अब जो एक लास्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक बच गया है, दैट इज दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो मेन अब टॉपिक बच गए वो यही बच गए। ओके, उससे पहले अपन क्या करेंगे, दो छोटे छोटे एक टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद विल डिस्कस दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एक वर्ड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि एक सडन चेंज होता है। ठीक है, एक सडन चेंज अपन मान सकते हैं या ऑल्टरेशन मान सकते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं चल रहे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। म्यूटेशन क्या होता है कि जो सडन चेंज आ जाता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर, या जो ऑल्टरेशन आ जाता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर, विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप एज वेल एज इन द फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ गया ना, जेनेटिक लेवल पे भी अपना चेंज आ गया। ठीक है, जैसे ऑल्टर हुआ डीएनए का सीक्वेंस, वैसे ही क्या हुआ, जेनेटिक लेवल पे चेंज आया, डीएनए का सीक्वेंस बिगड़ा। ओके, या चेंज हुआ, उस वजह से क्या आ जाएगा, फिनोटाइप में भी क्या आता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो चेंजेस या वो सडन चेंजेस जो कि क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, which results in change in the genotype as well as the phenotype, उसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन में मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एक चीज़ को थोड़ा कहती हूँ हाईलाइट किया है कि सडन चेंजेस। ठीक है, म्यूटेशंस जो होते हैं वो क्या होता है, सडन चेंज होते हैं। अगर आपको पता हो कि इवोल्यूशन कुछ नाम की चीज़ होती है, ठीक है, कि और ये सिर्फ बायोलॉजी या साइंस या बायो के बेसिस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इवोल्यूशन हर चीज़ में होता है, जो ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, ग्रोथ करते 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 अगर कोई प्रोसेस होता है ना, तो अपन कह देते हैं कि इसने इससे इवॉल्व किया है। वो क्या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। म्यूटेशंस क्या होता है, सडन चेंज है। मतलब मेरा डीएनए बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और हो सकता है कि आगे मेरी जो जनरेशन आए उसमें अगर कोई डीएनए ऑल्टरेशन हो गया तो वो तो सडन चेंज ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम से वो चेंज चल रहा था, जनरेशन टू जनरेशन। अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई चेंज चल रहा है तो उसको अपन म्यूटेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो तो हेरिडिटरी हो गई कि भाई पहले इसको भी था, इसको भी हुआ, इसको भी हुआ। म्यूटेशंस तो क्या होता है, सडन चेंजेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, डीएनए का ऑल्टरेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशंस है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशंस कॉज करा देते हैं। अगर आपने सुना हो कि ये जो टावर्स वगैरह होते हैं, मोबाइल टावर्स, इनसे क्या होती है, हार्मफुल रेज जनरेट होती है। ठीक है, यूवी रेज और ये सारी रेज जो क्या होती है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। और इनका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है इस म्यूटेशन में। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स के साथ साथ क्या होती है, रेडिएशंस वगैरह भी होती है जो क्या कराती है, हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस कराती है। ठीक है, अब म्यूटेशंस भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो पॉइंट म्यूटेशन और एक क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन वो होता है कि जिसमें क्या होता है, सिंगल डीएनए पेयर में क्या हो रहा है, चेंज आया है। ठीक है, सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा है, चेंज आया है। ओके, उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। ठीक है, जिसमें क्या है कि सिंगल अगर बेस पेयर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। जबकि वो चेंजेस जिसमें क्या हो रहा है कि एक एडिशन या डिलीशन ऑफ द बेस पेयर्स हो रहे हैं। ठीक है, पेयर्स। ओके,
अगर इसमें क्या हो रहा है, कोई डिलीशन हुआ है, मतलब एक पेयर गायब हुआ है या एक क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर चेंज सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर का है, ठीक है, अगर एक सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंज आया है, ठीक है, डीएनए में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। और अगर इंसर्शन या डिलीशन हुए बेस पेयर्स के इस डीएनए के अंदर, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोल देंगे। 11th से आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ पता होगी कि बेस पेयर्स किसको बोलते हैं, जो एडेनाइन थाइमीन होते हैं, ठीक है, जो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, ये सब जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये जो पेयर्स बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल बेस पेयर में ही कोई चेंज आया तो उसको अपन पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। और अगर कोई इंसर्शंस और डिलीशंस हुए बेस पेयर्स के, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोल देंगे। इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। म्यूटेशंस क्या करते हैं जनरली, ओके, जनरली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आते हैं। अगर डीएनए का कुछ सीक्वेंस चेंज हुआ है तो उसका फिनोटाइप उसमें कुछ शो तो होगा ना हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, म्यूटेशंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, ओके। बहुत सारे रीजंस, म्यूटेशंस क्या होते हैं, रीजंस भी होते हैं बहुत सारी बीमारियों का, ओके। म्यूटेशंस क्या होते हैं, रीजंस भी होते हैं बहुत सारी बीमारियों के, ओके। अगर अच्छा, बीमारियों से याद आया पेडिग्री एनालिसिस, ओके। अगर कोई ट्रेट, कोई भी ट्रेट जो है, जैसे अभी अपन ने बीमारी का लिया है ना एग्जाम्पल, तो के म्यूटेशंस क्या करते हैं, बीमारी बताते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, म्यूटेशंस तो चलो सडन होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपन कोई पर्टिकुलर ट्रेट को अपन जनरेशन टू जनरेशन अगर स्टडी करते हैं, ओके, कोई पर्टिकुलर ट्रेट का अगर अपन एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ फैमिली ट्री बना के, तो आपको पता होगा ना कि ये ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के 2 बच्चे हुए, इसका ये बच्चा हुआ, ऐसे करके फैमिली ट्री, ओके। तो जब अपन क्या करते हैं कि जब अपन किसी पर्टिकुलर ट्रेट का एनालिसिस करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, इन अ सेम फैमिली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अपन बहुत सारी बीमारियों का जो ट्रांसमिशन पैटर्न है, या ट्रांसमिशन कहूँ मैं, या हेरिडिटरी पैटर्न है, वो अपन को पता चल जाता है कि भाई जो बीमारी है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, किसी सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, या बीमारी वो किस तरह की है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि हमको इस पेडिग्री एनालिसिस से क्या मिलती है, बहुत हेल्पफुल होती है कि हमको पता चल जाता है कि ये जो बीमारियां हैं उनका जो अकरेंस का या जो उनके इफेक्ट करने का पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस एज सच कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। इसमें क्या होते हैं कि कुछ साइंस होते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, कुछ साइंस होते हैं। मेल को हमेशा क्या किया जाता है, स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मेल को हमेशा क्या किया जाता है, इस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। वेयर एज जो फीमेल होती है उसको क्या किया जाता है, एक राउंड से डिफाइन किया जाता है, सर्कल से डिफाइन किया जाता है। मेल को किससे, स्क्वायर से, फीमेल को एक सर्कल से, और जो अनस्पेसिफाइड सेक्स है उसको अपन एक डायमंड शेप से या एक रोम्बस से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या चाहे वो इंडिविजुअल हो जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, उनमें से अगर जो अफेक्टेड है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को हमेशा एस से डिफाइन करेंगे,
या ऐसे शो करेंगे, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल वाइट है, लेकिन जो अफेक्टेड वाले इंडिविजुअल्स होंगे वो हमेशा इस ब्लैक से क्या होंगे, इस शेप से शो होंगे, ओके। अब अगर मेटिंग बता रहे अपन, ठीक है, तो अपन मेटिंग को कैसे बताएंगे, मेल वाला जो सिग्नल है दैट इज द स्क्वायर एंड जो फीमेल वाला सिग्नल है दैट इज द सर्कल, उसको आपस में लिंक करके आपस में जोड़ के, ठीक है। और अगर किसी रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग बता रहे अपन, ठीक है, दो इंसान जो आपस में रिलेटेड है, रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में अगर अपन मेटिंग बताएंगे तो ये दो लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। उनके बीच में अगर अपन मेटिंग बताएंगे तो ये क्या कर देंगे, दो लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो साइन है दैट इज वन स्क्वायर सर्कल, ये क्या बता रहा है कि सपोज ये फादर है, स्क्वायर इज मेल, ओके, तो स्क्वायर इज फादर, या कंफ्यूजन नहीं हो एफ और एम में लिख ही देते हैं, स्क्वायर क्या है, मेल है, ठीक है। स्क्वायर क्या है, यहाँ मेल है, और जो सर्कल है वो यहाँ कौन है, फीमेल है। फीमेल यहाँ पे कौन है, मदर है, और मेल कौन है, फादर है, ठीक है। इन दोनों में जब आपस में मेटिंग हुई तो इनके जो प्रोजेनी बने, ठीक है, इनके क्या बने, प्रोजेनी बने, चिल्ड्रंस बने, ठीक है। अब चिल्ड्रंस में भी क्या है, दो ये निकल रहे हैं, तो मतलब दो चिल्ड्रंस हैं, जिसमें से क्या है, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। तो ये क्या बता रहा है, मेल और फीमेल और पेरेंट्स को बता रहा है, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन को बता रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, तो मतलब ये मेल और फीमेल है, मतलब वही पेरेंट्स हैं, इनका जो बेबी निकला या जो चाइल्ड निकला, अगर ये ब्लैक से डिनोटेड है तो ब्लैक मतलब क्या होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इनका जो चाइल्ड है, जो मेल चाइल्ड है दैट इज अफेक्टेड, ओके। और जहां हमको ये साइन दिखे, ये इसका मतलब क्या होता है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो रोम्बस में अगर आपको 5 लिखा हुआ दिखे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ओके। तो ये क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस के क्या होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, मेल और फीमेल्स को डिनोट करते हैं, और इसी से क्या बनाते हैं अपन, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं कि भाई जो बीमारी है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। बीमारियां क्या है या डिसऑर्डर्स क्या है, अपन ने उनको क्या किया है, दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो डिसऑर्डर्स हैं उसको अपन ने क्या कर दिया है, दो में डिवाइड कर दिया है, ओके। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। एक क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्या होते हैं, मेंडल की जेनेटिक्स या मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अपन क्या कह सकते हैं, उन डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को भी कह सकते हैं जिसमें जो ऑल्टरेशन और जो म्यूटेशन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, सिंगल डीएनए में हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल डीएनए में हो रहा है, ठीक है, सिंगल जीन में, सॉरी। लेकिन सिंगल जीन या सिंगल जीन ऑल्टरेशन या म्यूटेशन, लेकिन अगर डिलीशन या एडिशन हो रहे हैं बेस पेयर्स के, या ठीक है,
तो उसको अपन क्या बोल देंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक बात सिर्फ सिंगल जीन के म्यूटेशन की या ऑल्टरेशन की है, तो उन डिसऑर्डर्स को अपन क्या कर देंगे, कह देंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कह देंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को अपन साथ ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोयूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब जो डिसऑर्डर्स है वो किसकी वजह से होते हैं, सिंगल जो जीन है उसमें चेंजेस की वजह से होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि अपन सबसे पहले जो डिजीज डिस्कस करेंगे दैट विल बी हीमोफीलिया। ठीक है, जो सबसे पहले डिजीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए या ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, ब्लीडिंग होने के बाद ब्लीडिंग को रोकते हैं या क्लॉट कराते हैं। ठीक है, तो इस हीमोफीलिया में क्या होता है, इन इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में से क्या होता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया पेशेंट्स में छोटा सा कट भी क्या होता है, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग या नॉन स्टॉप ब्लीडिंग में क्या करता है, रिजल्ट करता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया भी क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, ए, बी और सी। ए हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, मेन अपन बात करते हैं अभी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, फैक्टर 8 कह सकते हैं। ओके, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हीमोफीलिया ए को लेके चले तो फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, अगर बी को लेके चलो तो फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये जो हीमोफिलिक फैक्टर है या ये जो हीमोफीलिया है वो क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि इसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एलील पे क्या होंगे, मतलब अगर हीमोफीलिया वाले फैक्टर्स नहीं कोड कर रहा है, अगर वो दोनों ही एलील क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं जीन्स के, अगर एलील के पेयर में दोनों ही फैक्टर्स अगर कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या हो पाएगा, ये हीमोफीलिया हो पाएगा। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स तो उसी को बोलते हैं ना, जो होमोजाइगस कंडीशन में अगर प्रेजेंट होता है तो वही तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, तो फीमेल में तो क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, फीमेल्स दे एक्ट एज कैरियर, फीमेल्स एक्ट एज कैरियर फॉर दी हीमोफीलिया। ठीक है, फीमेल्स जनरली क्या करती है, एज अ कैरियर एक्ट करती है फॉर दी हीमोफीलिया। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर फीमेल को अफेक्टेड होना है, ठीक है, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो किस केस में अफेक्टेड हो सकती है, अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे क्या हो, ये डिजीज वाले एलिल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, दोनों ही क्रोमोसोम्स पे अगर क्या होंगे, डिजीज वाले एलिल्स अगर प्रेजेंट होंगे या ऐसे नॉन फंक्शनल एलिल्स प्रेजेंट है जो कि उस क्लॉटिंग फैक्टर को बना ही नहीं सकते।
ठीक है, तभी क्या होगा, एक फीमेल हीमोफिलिक अफेक्टेड होगी, ठीक है। लेकिन फीमेल एक कैरियर जरूर हो सकती है, ठीक है। अगर उसके 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये हीमोफीलिया वाला म्यूटेशन हो रखा है, ठीक है, अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये हीमोफीलिया वाला म्यूटेशन हो रखा है कि भाई इस पे वो एलिल प्रेजेंट ही नहीं है या एलिल नॉन फंक्शनल है, जो कि फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फीमेल कैरियर तो बन सकती है ना, उसके पास एक क्रोमोसोम तो है ही, उसके प्रोजेनी में तो ये 50% चांसेस है ना। अपन को पता है गेमीट्स की टाइम क्या होता है, 50-50 क्या हो जाता है, सेग्रीगेट्स हो जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या अपन को पता है कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम में भी ये हीमोफीलिया वाला अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि 50% चांसेस है कि जो इसकी प्रोजेनी है वो क्या होगी, या तो कैरियर हो सकती है या क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है विद दी हीमोफीलिया, ठीक है। वेयर एज जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया से, ठीक है। वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया से। कैसे अफेक्टेड होते हैं, मेल्स में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पे क्या होता है, एलिल प्रेजेंट नहीं होते फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। वाई क्रोमोसोम पे क्या एलिल प्रेजेंट नहीं है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए कोड करे, ठीक है। तो अगर वाई क्रोमोसोम पे तो पहले से ही प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन अगर इसकी माँ, मतलब ये जो मेल्स की बात कर रहे हैं, अगर इसकी मदर हीमोफीलिया के लिए कैरियर थी, ठीक है, और अगर वही हीमोफिलिक जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो अगर इसमें आ गया गेमीट्स में, ठीक है, मतलब जो वाई क्रोमोसोम इसका जो फादर था उसका जो वाई क्रोमोसोम है ऐसे गेमीट से फ्यूज किया, ठीक है, जिसमें कि जो एक्स क्रोमोसोम था वो हीमोफीलिया अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम था, जिसमें जो एलिल प्रेजेंट है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए कोड नहीं करता, तो ये मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा हीमोफीलिया से, ठीक है। क्योंकि जो एलिल है वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए कोड कर ही नहीं रहा, वाई क्रोमोसोम पे तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं होते, और ऊपर से जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए एलिल्स, वो भी इसमें क्या हुआ, हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा फॉर द हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है और इसमें छोटा सा भी कट क्या करेगा, ब्लीडिंग में रिजल्ट करेगा, ठीक है। जबकि फीमेल्स में क्या होता है कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम का जो एलिल है वो कोड नहीं भी कर रहा क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, तो जो दूसरा क्रोमोसोम है उसका तो एलिल सही है ना, वो तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, उसको कॉम्पनसेट कर देगा। जबकि मेल्स में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम तो वैसे ही एलिल नहीं कोड करता क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ऊपर से जो एक्स भी आया इसके पास वो अफेक्टेड आया, तो अब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं है, इसमें क्या करेगी, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी छोटे से कट पे भी, ठीक है। और फीमेल क्या होती है, बहुत रेयरली अफेक्टेड होती है, क्योंकि फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए, जो उसकी मदर है वो एटलीस्ट कैरियर चाहिए, और जो फादर है वो क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, तब जाके क्या होगी कि 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल जो मिलेगी वो क्या हो, अफेक्टेड हो हीमोफीलिया के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज दी हीमोफीलिया, ठीक है। सेकंड जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज दी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ओके। ये क्या होता है, एक आरबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये क्या होता है, एक रेड ब्लड सेल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। वो क्या था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव था, इसमें क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब इसको भी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो
मैं कहूँ कि एलिल्स जो कोड करते हैं, ठीक है, वो कौन से एलिल्स होते हैं, HbA और HbS, ठीक है। इस सिकल सेल एनीमिया के लिए जो कोड करते हैं एलिल्स, वो क्या होते हैं, HbA और HbS, ठीक है। अब HbA और HbS में क्या होता है कि 3 पेयर्स कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब एक तो HbA और HbS ही हो गया, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों ही एलिल्स HbA के हों, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही एलिल्स HbS के हो, मतलब सिकल सेल एनीमिया के हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, HbS जब क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन में हो जाएगा, तो वो पर्सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो जाएगा। एज इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर, इसलिए इसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। लेकिन जो पर्सन्स अगर हेट्रोजाइगस भी है, मतलब जिसमें HbA और HbS एलिल भी प्रेजेंट है, वो भी क्या हो जाएंगे, एटलीस्ट कैरियर तो होंगे ही इस डिजीज के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि एक बीटा ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन 11 से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, जिसकी 6th पोजीशन पे क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसमें क्या है, बीटा ग्लोबुलिन चेन है, जिसकी 6th पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसकी 6th पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि सिकल सेल एनीमिया केसेस में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद वेलिन। ग्लूटामिक एसिड जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है वेलिन से। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था वहाँ अब क्या प्रेजेंट है, वेलिन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आरएनएस पे और प्रेजेंट होते हैं, जो कोड्स करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। सीक्वेंस होती है जो कि क्या करते हैं, फर्दर आगे कोड करते हैं फॉर द प्रोटीन्स। तो जो ग्लूटामिक एसिड का जो कोड होता है दैट इज GAG, ठीक है, जो कि म्यूटेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, GUG में, ठीक है। ये जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या होता है, GAG होता है, जो कि इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है कि GUG बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेलिन में, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये जब क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन करता है, ये हीमोग्लोबिन, ये जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन है जिसमें क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड अब वेलिन से क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसमें क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो RBCs होती है, ठीक है, जो RBCs हो जाती है वो क्या हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है या बायकनकेव्ड शेप हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है, ये क्या होती है, बायकनकेव शेप में हो जाती है, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सिकल शेप्ड एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या होता है, म्यूटेशन होता है एक सिंगल बेस पेयर का इधर, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड का जब चेंज हो जाता है जो कि उस प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, या ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या कर रहे हैं, कोड करते हैं जो कोडॉन्स, ठीक है, उसमें GAG की जगह जब GUG कोडॉन आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है,
ये ग्लूटामिक एसिड जो है वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जैसे ही ये सीक्वेंस चेंज होता है वैसे ही क्या होता है, ये जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइज कर करके जो आरबीसीज का शेप है वो क्या कर देता है, बाय कनकेव बना देता है और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। जो थर्ड डिसऑर्डर है दैट इज दी फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है। जो हमारा थर्ड डिसऑर्डर है दैट इज दी फिनाइल कीटोयूरिया। अब इसमें क्या होता है कि वो एंजाइम जो कि फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो एंजाइम जो फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, एमिनो एसिड में, वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो फिनाइल एलानाइन जो एमिनो एसिड होता है, उस जो एंजाइम इस फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम क्या होता है, इस डिजीज में एब्सेंट होता है। ये भी क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है। ये भी क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानाइन को जो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो फिनाइल एलानाइन है, ठीक है, ये क्या रहता है कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये फिनाइल एलानाइन क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और ये इन टर्न क्या बनाता है, फिनाइल पायुर्विक एसिड। ठीक है। ये बॉडी में एक्यूमुलेट होके क्या बना देता है, फिनाइल पायुर्विक एसिड, जिसकी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। जिसकी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में तो हमने देखा कि अगर कोई म्यूटेशन या ऑल्टरेशन अगर सिर्फ सिंगल जीन में है तो अपन ने इसको क्या कह दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर क्या है कि एब्सेंस या एक्सेस है किसी भी एबनॉर्मल अरेंजमेंट का या वन और मोर क्रोमोसोम का, उसमें तो क्या हो रहा था, एक सिंगल जीन की बात थी। लेकिन अगर कोई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि क्या है, क्रोमोसोम्स का ही जो नंबर है वो ज़्यादा है या कम है, या इन क्रोमोसोम का क्या है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम का कम या ज़्यादा होना, अपन क्रोमोसोम के नंबर का कम या ज़्यादा होना कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। अगर क्रोमोसोम का नंबर कम है या ज़्यादा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है। लेकिन और ये किस वजह से होता है, एन्यूप्लॉइडी वाली कंडीशन किस वजह से होगी, जब एनाफेज स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी तरह से सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एन्यूप्लॉइडी कंडीशंस रिजल्ट करती है। ठीक है। एक और टर्म है जो कि अपन क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। अगर पूरा सेल डिवीजन क्या हुआ, ढंग से हुआ, लेकिन सारा मामला होने के बाद अगर टीलोफेज में सेल वॉल सही से नहीं बनी या सेल मेम्ब्रेन सही से नहीं बनी, या मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि सेल डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, पूरा के पूरा क्रोमोसोम के सेट ही डबल हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, तभी तो क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो टीलोफेज में जो हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो सेल डिवीजन हो जाता है, अगर वो ही नहीं हो पाया, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम के सेट डबल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं।
ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दैट इज दी डाउन सिंड्रोम, दैट इज दी डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी प्रेजेंट हो जाती है। मतलब इनके पास क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा 21 नंबर का क्या हो जाता है, क्रोमोसोम आ जाता है। जिन इंडिविजुअल में एक एक्स्ट्रा 21 नंबर का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा, जब 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, हमें पता है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, इन इंडिविजुअल्स में। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ दी 21 क्रोमोसोम। इन इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं कि जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, प्लस इनका क्या होता है, राउंड हेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल गोल। ओके, उनका क्या होता है, राउंड हेड होता है। माउथ जनरली क्या होता है, ओपन हो रहता है, ठीक है, माउथ क्या रहता है, ओपन रहता है। ऊपर से जो इनके पाम्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं। इनके पाम्स क्या होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं। इसमें आइडेंटिकल या यूनिक क्या होती है, पाम क्रीसेस होती है, ठीक है। इसमें आइडेंटिकल या यूनिक क्या होती है, पाम की क्रीसेस होती है। ओके, और उसके अलावा क्या होता है, इनका फिजिकल, मेंटल और जो साइकोमोटर जो डेवलपमेंट है वो भी क्या रहता है, रिटार्डेड रहता है, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट है उसमें क्या होती है, 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है 3। ओके, ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की, क्योंकि 21 का पेयर तो पहले से पड़ा अपने पास। ओके, और एक 21 क्रोमोसोम की कॉपी और आ गई, तो ट्राइसोमी 3 प्रेजेंट हो गए। इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट स्टैचर्ड इंडिविजुअल होता है, राउंड हेड होता है, माउथ इज ओपन्ड, फिजिकल, मेंटल, साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, पाल्म्स आर ब्रॉड विद आइडेंटिकल पाम क्रीसेस। तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सेकेंड सिंड्रोम है दैट इज दी क्नेलफिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एडिशनल एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड सिंड्रोम है दैट इज द क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब अपन सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, और इनके पास टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। जनरली क्या होता है, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, 46, लेकिन इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 47। बाकी तो क्या होता है, इन पेशेंट्स में जो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन इसमें फिर क्या होता है, ब्रेस्ट जो होते हैं थोड़े क्या होते हैं, इसके फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ब्रेस्ट जो होते हैं, जैसे डेवलपमेंट जो ब्रेस्ट का होगा मेल्स में, आई एम टेलिंग, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा कि वो थोड़े ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें थोड़े से क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे कि इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो मेल में क्या दिख रहे हैं, अपन को ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ओके, और ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, मतलब वो बेबीज क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते, बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, जो थर्ड सिंड्रोम है दैट इज दी टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। जो थर्ड सिंड्रोम है दैट इज दी टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एक अगर एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा मतलब कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 45 क्रोमोसोम।
और अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जिस मेल्स में क्या थे, एक में तो एक्स क्रोमोसोम था और कुछ में क्या था, एक्स क्रोमोसोम्स नहीं थे, ठीक है, उन स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स नहीं थे, तो अपन ने उस टाइप को क्या बोला था, एक्स ओ टाइप। सिमिलरली अपन इस टाइप में भी क्या बोल देंगे, एक्स ओ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसी जो फीमेल्स है जिसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, जिसको टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स है, वो भी क्या होगी, स्टेराइल होंगी। मतलब वो भी क्या है, बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, वो क्या होगी, स्टेराइल होगी। उनमें ओवरीज ही रूडिमेंट्री होंगी, सही से डेवलप ही नहीं हो पाती। उसमें क्या होती है, ओवरीज रूडिमेंट्री होती है, और ओवरीज अगर रूडिमेंट्री हुई तो ओवम प्रोड्यूस कौन करेगा, कोई भी नहीं। इसलिए ऐसी फीमेल्स भी क्या होती है, स्टेराइल होती है, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है विद इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू।